आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आज के इस लेट नाइट सेशन में। आपका अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज एक अच्छा दिन रहा। आज बहुत सारे साथियों का एग्जामिनेशन हुआ। रिजल्ट परिणाम जो भी हो, लेकिन उन्होंने सार्थक प्रयास किया और सवालों का सामना किया और तैयारी करके जो भी ज्ञान अर्जन किए थे उसके साथ सवालों का सामना किया। उसके लिए मैं आप सभी साथियों की हौसला अफजाई करता हूं और कुछ सवालों को चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज आईडीबीआई बैंक का भी सारे स्केल के प्रमोशन एग्जाम हुए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भी सारे प्रमोशन इस स्केल के प्रमोशन एग्जाम हुए। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे स्केल 3 to 4 के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कंफर्म कर देंगे सदन जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? नमस्कार सर। नमस्कार। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, बिल्कुल क्लियर है सर। शानदार है, शानदार सर। बहुत बढ़िया। तो आज का एग्जामिनेशन जो अभी हम लोग सेंट्रल बैंक के रिकॉल क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो स्केल 3 to 4 के लिए हुआ था। वैसे सारे स्केल के एग्जामिनेशन आज हो गए। इसमें दो पार्ट होता है। एक तो कंप्यूटर जो नॉलेज है, कंप्यूटर अवेयरनेस, उस पर 100 क्वेश्चंस होते हैं। जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो उसमें पासिंग करना होता है। मेरिट में उसको शामिल नहीं करते, वो उसको पास करना होता है। और दूसरा जो है वो बैंकिंग होता है। वो 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 मार्क्स रहता है। उसमें 70 क्वेश्चंस जो हैं बैंकिंग के होते हैं, 30 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के होते हैं। बैंकिंग के भी पार्ट में जो 70 क्वेश्चन है उसमें 40 से 50 क्वेश्चन जो है पॉलिसी से आते हैं और 20 to 25 क्वेश्चन जो है जनरल बैंकिंग के आते हैं। मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो पॉलिसी, स्कीम्स और सर्कुलर से आते हैं। अगर देखा जाए तो जो ज़्यादातर पार्ट है वो आता है बैलेंस शीट एनालिसिस से, रेशियो एनालिसिस से, फिर आपके जो क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, रिकवरी पॉलिसी, सैम पॉलिसी और इंटरनल जो स्कीम्स हैं उन पे सवाल आता है और बहुत डीप में आता है 3 to 4 में। मतलब साधारण जो अगर तरीके से तैयारी करके जाएंगे तो आपको कठिन होगा। बहुत टर्म्स एंड कंडीशन पे सवाल आते हैं। तो बिना डीप स्टडी के एग्जामिनेशन क्लियर कर पाना मुश्किल है। बहुत अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पे सवाल आता है, आपको थोड़ा नज़ारा मिल जाएगा। चलिए सवालों पे चर्चा करते हैं। और एनुअल रिपोर्ट पे भी सवाल आता है, लेकिन ऐसा सीधे सीधे नहीं आता है। थोड़ा देख लीजिए, सवाल देखेंगे तो आपको पता चलेगा पप्पीदा। तो पहला सवाल लें सदन जी। कुछ कमी साथी जुड़े हैं, हो सकता है वो भी एग्जामिनेशन दिए होंगे, थक गए होंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला सवाल है अच्छा एज सर, पर बोलिए। द आरबीआई गाइडलाइन, ए नोट is a banknote that partially, completely washed, shrunk, altered, obliterated, or indecipherable, but it is not mutilated। ये नोट क्या कहलाएगा? मतलब ऐसा नोट क्या कहलाएगा? कुछ समझ में आया सदन जी, इस नोट क्या कह रहा है? जी, पढ़िए जरा एक बार और आप कह पढ़िए। रहे हैं सर, एज पर आरबीआई, हम्म। एंड नोट इज एन बैंक नोट दैट इज partially or completely washed, shrunk, altered, oblated, or indisciplinable, but it is not mutilated. हाँ, तो ये क्या कहा है कि मतलब म्यूटिलेटेड नोट नहीं है, लेकिन वो Smiley। सॉइल नोट भी नहीं है। ये जो है ना, जी। इम्परफेक्ट नोट है। क्या है हाँ ये? हाँ हाँ। इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट नोट। ओके सर, ओके, बताए थे सर। बताए थे ना? तो ये जो है हम्म। एक ऐसा नोट जो पार्सली या कंप्लीटली वॉश्ड है, श्रंक्ड है, अल्टर्ड है हम्म। और आपका इनडिसिफरेबल है बट नॉट इन म्यूटिलेटेड। तो इसको बोलते हैं, कौन सा नोट बोलते हैं? इम्परफेक्ट नोट।
इम्परफेक्ट नोट। तो यहाँ पर आंसर इम्परफेक्ट नोट। ज्यादातर जो साथी हैं वो सॉइल नोट में क्लिक करके आ गए हैं। हम्म। सॉइल नोट क्या है बताइए, सॉइल नोट। सॉइल नोट सर कंप्लीट होना चाहिए, गंदा हो फटा हो बट कंप्लीट हो, हम्म। और उसको सॉइल नोट की श्रेणी में सर म्यूटिलेटेड नोट। रखते हैं। मिटिलेटेड नोट में सम पार्ट मिसिंग होता है सर, कुछ हाँ, पार्ट्स हो बट सम पार्ट मिसिंग होते हैं। देखिए ये थोड़ा सर नया म्यूटिलेटेड में टू मोर देन टू पार्ट मिस होता है, वो म्यूटिलेटेड होता है। हाँ, मतलब एक से अधिक, दो से अधिक पार्ट मिसिंग है, तो वहां पर म्यूटिलेटेड नोट बोलते हैं। और सॉइल नोट जी। तो ऐसा है कि चलन में गंदा हो गया है, दो टुकड़ों में बटा है लेकिन उसका कोई भी पार्ट मिसिंग ना हो, तो सॉइल नोट कहते हैं। लेकिन ये देखिए, एक जी। एक म्यूटिलेटेड नोट मतलब दो से अधिक टुकड़ों में अगर कटा फटा नोट है तो उसको बोलते हैं म्यूटिलेटेड नोट, पार्ट मिसिंग है। लेकिन इसके लिए क्या सवाल पूछा है, नया टाइप का सवाल है ना सदन जी। इसमें बोला जी। कि जी। ऐसा जी। बैंक नोट जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से धोया गया हो, सिकुड़ा हम्म। गया हो, बदला हुआ हो, हम्म। मिटाया हुआ हो, समझने योग्य नहीं है, जी। समझने योग्य नहीं है लेकिन कटा फटा नहीं है। ये देखो क्या लिखा है, इनडेसिफरेबल, समझने योग्य नहीं है। बड़ा गजब सा सवाल पूछ लिया है ना सदन जी। बता दिया सर का। हालांकि हमने वो नोट वाले हम्म। में डिस्कस किए थे, लेकिन वो सवाल को समझना भी तो होता है ना, कि एक ऐसा बैंक नोट जो पूरी तरह से धोया हो, सिकुड़ा हो, बदला हो, मिटाया हो, समझने योग्य नहीं है, कटा फटा नहीं है, उसको इम्परफेक्ट नोट कहते हैं। बराबर है। चलिए, हमारे साथी जो हैं जान गए होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। ज़्यादातर साथी इसको नॉट म्यूटिलेटेड लिखा हुआ है ना बस आखिरी में, तो सॉइल नोट करके टिक करके आ गए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, बट इट इज नॉट म्यूटिलेटेड, तो उसको जो है सॉइल नोट करके टिक लगा के आगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ऑफर्स एन इंसेंटिव ऑफ हाउ मच रुपीस पर पैकेट फॉर एक्सचेंजिंग सॉइल नोट अप टू ₹50। फिर 50 रुपए तक के अगर सॉइल नोट एक्सचेंज करते हैं तो क्या इंसेंटिव देता है, कितना रुपए इंसेंटिव देता है? अश्विनी जी बता रहे हैं कुछ। तो 50 रुपए तक के सॉइल नोट हैं और उनको आप एक्सचेंज करते हैं, तो पर पैकेट जो इंसेंटिव है वो ₹2 है। कितना है? 2 रुपया, हाँ, 2 दो पर। रुपया So the incentive offer by RBI, ₹2 per packet for exchanging soil note up to ₹50। और इसके लिए कोई कोई क्लेम वगैरह करना नहीं पड़ता। जब आरबीआई के साथ ये जो चेंज एक्सचेंज करते हैं ना, आरबीआई में जमा करने जाते हैं रेमिटेंस में, तो आपको जो है सीधे ये इंसेंटिव मिल जाता है, बिना क्लेम के आपको आ जाता है, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड रहता है ना जो रेमिटेंस में। चलिए, तो ये दो सवाल हैं। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। Such letters of credit contains a clause which enables the beneficiary to avail of an advance before affecting shipment to the extent stated in the LC. This type of LC is called as। ये पूछा है लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। एक ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट है जो बेनिफिशियरी को इनेबल करता है कि शिपमेंट से पहले भी एडवांस उसको मिल जाए, और उसमें कुछ रेड लेटर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। तो उस एलसी को कौन सा एलसी कहते हैं? ग्रीन क्लॉज एलसी, बैक टू बैक एलसी, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको बोलते हैं रेड क्लॉज एलसी। क्या बोलते हैं उसको? रेड क्लॉज एलसी। ये सुना था आपने सदन जी? नहीं सर, ये नहीं सुना था सर। ठीक है। हाँ, वैसे आरबी में ज़्यादातर लेटर ऑफ क्रेडिट का नहीं आता है, लेकिन सेशन में हमारे सारे एलसी वाले सेशन में ये है, रेड क्लॉस एलसी है ना। चलिए, तो ये था एक लेटर ऑफ क्रेडिट है जिसमें शिपमेंट से पहले कुछ एडवांस का जिक्र होता है, उसमें एडवांस लेता है, अवेल करता है बेनिफिशरी। फिर उसके बाद उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, तो उसको बोलते हैं रेड क्लॉस एलसी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हेन ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन so as the to constitute that person, the holder thereof a instrument is said to be। मतलब एक ऐसा प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जिसको ट्रांसफर किया जाता है,
और उसको जो है पेमेंट किया जाता है, उसको उसका धारक बनाया जाता है। तो ऐसे जो इस कार्रवाई को क्या कहते हैं? ये तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा होगा आपने, मैं आपको बताऊंगा, अभी याद नहीं होगा तो अलग बात। कुछ समझ में आ रहा है सवाल आपको, सदन जी? क्या बोल रहा है जी कोई? जी, समझ में आ रहा है सर, आ रहा है। सर, हाँ, when a personalized note, bill exchange or check is transferred to any person, so as to constitutional that person that a holder thereof, the instrument is said to be इसे, what? इसको क्या कहा जाता है, मैं इस सरल तरीके से समझा देता हूँ। कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है या चेक है, अगर किसी व्यक्ति को आप हस्तांतरित किया जाता है ताकि वो उसका धारक बन जाए, तो इस चीज को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं निगोशिएशन। क्या कहते हैं? Negotiation, sir. निगोशिएशन कहते हैं, बताइए। Yes, sir. इसको बोलते हैं निगोशिएशन, मतलब ये निगोशिएटेड हो गया। तो कई साथियों ने क्या लिख दिया है इसमें? इसमें लिख दिया है इंडोर्स्ड, लिख दिया है ना? इंडोर्स लिख के आ गया, इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट तो चेक के पीछे साइन करने वाला इंडोर्समेंट है, लेकिन ये है चेक इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन। ट्रांसफर टू एनी पर्सन मतलब ये निगोशिएशन हो गया, भुगतान हो गया उसको, है ना? तो ये निगोशिएशन कहते हैं। अब क्लियर है? अगला है, to meet legal requirement, the presenting banks which trunks the check need to preserve the physical instrument for a period of how many years? कोई भी लीगल आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो बैंक चेक कलेक्शन में उसको प्रेजेंट किया Yes. है, उसको उसको कितने साल तक फिजिकल चेक रखना होगा? हाँ सर। 5 years, sir. 5 years, sir. सारे लोग 5 years लगा के आ गए हैं, लेकिन ये यहाँ पर होता है 7 years. 10 years। 10 years होता है यहाँ पर, है ना? यहाँ पर होता है 10 years होता है यहाँ पर। हाँ देखिए, 10 years होता है, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट के लिए जो आरबीआई का जो गाइडलाइन है चेक कलेक्शन, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम में, उन्होंने लीगल रिक्वायरमेंट के लिए जो भी बैंक प्रेजेंट करेगा उस चेक को, उसको 10 साल तक प्रिजर्व रखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि वो फिजिकल चेक उनके पास रहता है, इलेक्ट्रॉनिक चेक भेज देते हैं, तो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट को 10 साल तक रखना पड़ेगा। ये नया या टाइप। ये आरआरबी के लिए भी है, ये आरआरबी के लिए सब भी है सर, सब ग्रामीण। सबके लिए ओके सर। सारे नया सवाल मिल रहे हैं भाई। बहुत मेहनत की जरूरत है, मैं बता रहा हूँ। और तो और लोग बोलते ना कि 1 महीने में पास हो जाएंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, है ना? कहाँ से उठा के रख देगा कोई पता नहीं सर, हाँ, बिल्कुल। अगला सवाल देखिए। व्हाट इज द मार्जिन फॉर हाउसिंग लोन विच कॉस्ट ऑफ हाउस फ्लैट इज रुपीज 18 lakhs? अगर 18 रुपए का 18 लाख रुपए का घर खरीदना या फ्लैट की कीमत है, कॉस्ट है, तो उसका मार्जिन क्या होगा? हालांकि साथियों ने बताया कि ये सवाल इतना एक वन लाइनर लिखा हुआ ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत सारे कंडीशन दिए थे, उनमें से सही क्या है, मतलब वो ऑप्शन में ऐसा दिया था, 18 लाख है तो ये मार्जिन, 43 लाख है तो ये मार्जिन, 75 लाख है तो ये मार्जिन, ऐसे दिया। उनमें से सही क्या है वो ढूंढना था। तो क्या होगा, इसका मार्जिन क्या होगा बताइए, कोई साथी जरूर बताएंगे इसका मार्जिन क्या होगा? कि जब का भी, इंटरनल होगा सर। नहीं ये सभी बैंक के लिए होता है, 30 लाख रुपए तक के हाउसिंग लोन में मार्जिन कितना लेते हैं? 10% लेते हैं ना, 10% अच्छा लेते हैं। अच्छा इसका टेन अच्छा परसेंट अच्छा, मार्जिन पर लोगे, 10% एटी मार्जिन सेक्टर। क्या होगा? 1.80 लैक्स। तो 16 लाख 20 हजार उसका लोन होगा। 30 लाख रुपए तक जो मार्जिन होता है वो होता है 10%। 30 लाख से 75 लाख तक 75 लाख तक जो मार्जिन होता है वो 20% होता है। 75 लाख से ऊपर 25% होता है। तो ये मार्जिन पूछा गया था। तो उसमें इतना आसान भी नहीं था जितना लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। उसमें दिया था 43 लाख है तो इतना मार्जिन, 18 लाख है तो इतना मार्जिन, ऐसे ऐसे दिया था, उनमें से ढूंढना था। लेकिन पर्पस यही था मार्जिन के लिए। तो हाउसिंग लोन में क्या होता है, सभी बैंकों के लिए 30 लाख रुपए तक मार्जिन 10%, 30 लाख से 75 लाख तक 20%, 75 लाख से ऊपर 25%। ठीक है? चलिए, तो ये सवाल जो है सारे सवाल टक्कर के लग रहे हैं कि नहीं, हैं सदन जी? जी सर, जी सर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। appropriation of recovery in non performing assets, appropriation of recovery in non performing assets, the recovery in
एनपीए अकाउंट शुड बी अप्रोप्रिएटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2000। ऐसे तारीख लिखा नहीं था, लेकिन अप्रोप्रिएशन जो है किस आधार पर होगा, किसी भी एनपीए अकाउंट में अगर वसूली आती है तो अप्रोप्रिएशन किस आधार पर होगा, और उनमें से कौन सा सही है, ऐसा आया था सवाल। तो इसमें ये कहा गया है कि जब भी कोई एनपीए अकाउंट है, एनपीए अकाउंट में रिकवरी आई, तो उसका अप्रोप्रिएशन कहाँ कहाँ जाएगा। पहला अप्रोप्रिएशन कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल अकाउंट में जाएगा, फिर लॉ चार्जेस में जाएगा, यूआरआई में जाएगा, कि फिर उसके बाद अनचार्ज इंटरेस्ट में जाएगा। इस तरह का अप्रोप्रिएशन बताया था। तो उनमें से ढूंढना था कि कौन सा एक सही होगा। तो यहाँ पर देखिए अप्रोप्रिएशन कैसे होगा। पहला अप्रोप्रिएशन होगा प्रिंसिपल ओवरड्यू इरेगुलेटरी, पहला अप्रोप्रिएट होगा। सेकंड अप्रोप्रिएट होगा यूआरआई रिवर्स होगा। थर्ड जो होगा प्रूडेंशियल राइट अप, अगर कुछ है तो प्रूडेंशियल राइट अप होगा। और लास्टली जो होगा वो अनचार्ज इंटरेस्ट होगा। तो ये इस तरह का आपका सीक्वेंस था। उस सीक्वेंस में से मतलब आपको ऐसा बताया कि जैसे यहाँ फर्स्टली टुवर्ड्स प्रिंसिपल ड्यू, तो यहाँ पर लास्टली लिखा हुआ था। सदन जी समझ रहे हैं क्या है, वहां पर लिखा था लास्टली टुवर्ड प्रिंसिपल ओवर ड्यू, मतलब वो गलत ही था, लास्टली लिखा था प्रिंसिपल। और फर्स्टली लिखा था यूआरआई, तो ज्यादातर लोगों ने फर्स्टली यूआरआई रिवर्स को लिख दिया, है ना। थर्डली पीडब्ल्यू डो, लास्टली अनचार्ज इंटरेस्ट, ऐसा करके था। इनमें से एक जो है सही ढूंढना था, लेकिन सीक्वेंस यही है। अगर एनपीए अकाउंट में रिकवरी आए तो पहले प्रिंसिपल ओवर ड्यू इरेगुलेटरी जाएगा, सेकेंडली यूआरआई जाएगा, थर्डली प्रोविंशियल राइट अप जाएगा, और लास्टली जो है अनचार्ज इंटरेस्ट जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, डिटेक्टिव एजेंसी कैन बी engaged to ascertain the means of the borrower guarantor in account where the outstanding dues of the account is rupees how much crore and above। तो यहाँ पर ये सवाल थोड़ा लिखने में गलती हो गई, लेकिन ये ऐसा है कि अगर कोई ओटीएस हो रहा है और उस ओटीएस में कितने रुपए या उससे ज़्यादा का बैलेंस होगा, और उसमें उसका ओटीएस का ऑफर लेस देन 25% आया है, तो डिटेक्टिव एजेंसी हायर करना होगा। सवाल समझ में आया तो बोलिए हो सदन जी। नहीं समझ में आया, नहीं आया नहीं नहीं सर, नहीं समझ पा आया। क्या सवाल ये कह रहा है कि कितने रुपए तक का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो, और अगर ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट के लिए आ रहा हो, और वो जो आउटस्टैंडिंग है उससे 25% कम में ऑफर कर रहा हो, और वो प्रपोजल कंसिडरेशन में हो, तो वहां पर डिटेक्टिव एजेंसी लगाया जाएगा। तो अच्छा 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 अच्छा। ज्यादातर लोगों ने 5 करोड़ लगा दिया, ये 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर का आउटस्टैंडिंग है। और बारोवर जो है वो क्या कह रहा है कि 25%, मतलब 25% में मैं करूंगा, मतलब 25 लाख में मैं सेटल कराना चाहता हूँ। तो ऐसे में डिटेक्टिव एजेंसी लगाएंगे कि भाई ऐसी क्या उसके और कोई साधन, उसके मीन्स खत्म हो गए क्या, उसके पास संसाधन नहीं थे क्या, कोई और चीज नहीं है क्या, इतना कम में क्यों सेटलमेंट कराना चाहता है, इसके लिए डिटेक्टिव एजेंसी की जरूरत है। लेकिन बताइए, इतना टक्कर का है, इतने अंदर पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग फर्स्ट अपील इज हाउ मेनी डेज, सेकंड अपील इज हाउ मेनी डेज, condonation of delay for maximum 15 days is permitted, second appeal will be entertained only on law point in IBC process। इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड 2016 के साथ कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो इसमें फर्स्ट अपील कितने दिन में होगा, सेकंड अपील कितने दिन में होगा। तो जब इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, अगर कोई इंडिविजुअल है या सोल प्रोप्राइटरशिप है तो डीआरटी देखता है, कंपनी और लिमिटेड पार्टनरशिप के केस में एनसीएलटी देखता है। तो उसकी अपील जो फर्स्ट अपील की जाती है एनसीएलटी है तो एनसीएलटी को देख किया जाता है, डीआरटी है तो डीआरएटी को किया जाता है, और सेकंड अपील जो है सुप्रीम कोर्ट को की जाती है। तो पहला अपील जो है वो 30 डेज में किया जाएगा, सेकंड अपील जो है 45 डेज में किया जाएगा, है ना। तो ये दो डेट हैं, 30 डेज फर्स्ट अपील, और सेकंड अपील जो है वो 45 डेज। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, द टैग लाइन फॉर इनहांस एसेस एंड सर्विस एक्सलेंस, जिसको ईज गाइडलाइन भी कहते हैं, 7.50 रिफॉर्म्स का क्या है।
बताइए, अब ई 7.0 को पढ़ना पड़ेगा, हम लोग अभी पढ़े नहीं है, मतलब 6 तक पढ़े हैं। ये नया ई 7.0 को पढ़ना पड़ेगा। इसका टैगलाइन पूछ लिया है ना, सदन जी कोई पढ़े हैं हमारे साथ ही? टैगलाइन फॉर द इनहांस एसेस एंड सर्विस एक्सलेंस इज गाइडलाइन 7.0 रिफॉर्म्स है। टैगलाइन इसका है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कस्टमर डिलाइट एंड रीसेलिएंट बैंकिंग। तो ये थोड़ा सा एक नया आ गया, इस गाइडलाइन का जो है ना, रिफॉर्म्स टैगलाइन जो है ये नया आ गया है। तो इसको जो है पढ़ने की ज़रूरत है। इसको जो है एक हेल्दी कंपटीशन बनाने के लिए इस गाइडलाइन की जो परिकल्पना की गई है, और इसको जो है ई 7.0 जो है निकाला गया है। और इसके लिए जो है इसमें देखिए क्या क्या किया है कि अ, इसका टैगलाइन है आपका, इस गाइडलाइन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कस्टमर डिलाइट, रीसेलिएंट बैंकिंग। तो ये ईज गाइडलाइन का है। अगला फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर सवाल, ये थोड़ा सा सवाल आसान है। और एक कलेक्टिंग बैंकर एक्ट एज व्हेन दे गिव द मनी टू कस्टमर बिफोर द कस्टमर चेक इज कलेक्टेड। चेक को, ये चेक पढ़िए, चेक बुक वाला चेक पढ़िए, ये चेक मत पढ़िए। तो सवाल ये कह रहा है कि अगर आपके पास ग्राहक ने चेक जमा किया और चेक कलेक्शन से पहले आप उसको पैसा दे दिए, तो इस कंडीशन में बैंकर क्या हो जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा, ये बोला गया, क्या हो जाएगा बताइए अच्छा, रिलेशनशिप कस्टमर, अच्छा, सदन जी। ये हो एक जाएगा सर। एक कस्टमर चेक जमा करता है और आप चेक को कलेक्शन से भेज दिए, लेकिन पैसा आने से पहले आप उसको जो है पैसा दे दिए, तो इस कंडीशन में जो बैंक है वो कैसे एक्ट करेगा, बैंक क्या? होल्डर्स ऑफ वैल्यू इंडोर्सर सर, होल्डर्स ऑफ वैल्यू इंडोर्सर करता है क्या? हाँ, होल्डर फॉर वैल्यू हो जाएगा। ये देखिए, हाँ हाँ अच्छा भाई, याद आ गया आपको, होल्डर फॉर वैल्यू हो जाएगा क्योंकि पैसा वो जी पहले दे दिया है। ठीक है, जी ये जी सवाल थोड़ा जी। इजी। अगला सवाल देखिए, ब्रांच हैव टू टेक इंश्योरेंस ऑफ एजुकेशनल लोन borrower in case of minor student below age 18 years, the maximum coverage with टाटा एआई इंश्योरेंस कवरेज। ब्रांच को इंश्योरेंस कवरेज जो स्टूडेंट का लेना है, अगर माइनर स्टूडेंट है, 18 साल से कम है, तो एजुकेशन लोन के केस में मैक्सिमम कवरेज जो बैंक का टाई अप है टाटा एआईए इंश्योरेंस के साथ, कितना मैक्सिमम कवरेज है? 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, ऐसा कुछ था। तो कुछ आइडिया है इसके बारे में? सर ये तो उनका इंटरनल होगा सर, हाँ, ये मतलब। इंटरनल है, लेकिन ज़्यादातर बैंकों में इतना ही है। माइनर स्टूडेंट है ना, तो उनको 50 लाख का है। 50 लाख से ज़्यादा का वो जो है कवरेज नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये 50 लाख है मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज उनको दिया जाता है माइनर के केस में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ कोलेटरल इज इक्वल टू एटलीस्ट हाउ मच परसेंटेज of the exposure of sent home loan schemes RBLR for interest rating of CBI 5 category, and rate is applied RBLR plus 0.20%? ये थोड़ा एकदम कठिन जैसा सवाल है। इसमें सवाल ये कह रहा है, बैंक का सेंट टोटल स्कीम्स है, उसमें उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट RBLR प्लस 0.20% लगेगा, और उसमें सीबीआई रेटिंग 5 है। तो आप बताइए कोलेट्रल कितना परसेंट कवरेज होगा, कोलेट्रल, कोलेट्रल कितना परसेंट कवरेज होगा, ये कहा गया है। तो ये कौन याद करेगा इतना? आप बताइए, सीबीआई 5 के लिए अलग होगा, 4 के लिए अलग होगा, है ना, फिर 3 2 सर के आप लिए याद होगा। कर लेंगे, हम्म, आपके तो पास तो सर याद हो ही जाएगा। यहाँ पर है कि अगर सीबीआई 5 रेटिंग है और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 0.20 होगा, तो ऐसे तभी लगेगा जब यहाँ पर 75% कोलेटरल कवरेज हो जाएगा। मतलब जो लोन है 1 करोड़ का, तो लगभग 75% उसका कोलेटरल कवरेज हो जाएगा एटलीस्ट, तब जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे लगेगा।
मतलब इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट केस से रिलेटेड ये सवाल पूछा है। काफ़ी टफ है, अगर कोई अच्छे से पढ़ा होगा तभी ये बता पाएगा, क्योंकि इसके 4-5 कंडीशन है ना। इसके कंडीशन अलग अलग हैं। तो कोलेटरल के हिसाब से 75% है ना। फिर 100% है। इस तरह से सवाल है ये। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। विच इज करेक्ट इन सेंट बिजनेस लोन। एक सेंट बिजनेस लोन स्कीम है, उनमें से कुछ कंडीशन दिए गए थे और उनमें से देखना था कि कौन सा करेक्ट है। तो जो गलत वाला तो अभी याद नहीं किया उन्होंने, लेकिन जो जो सही है वो ये सारे ऑप्शन दिए थे कि नेचर ऑफ फैसिलिटी। अच्छा हाँ, वहाँ नेचर ऑफ फैसिलिटी सीसी था, जो ये गलत होगा, तो जो जो करेक्ट है उनको टिक लगाना था। नेचर ऑफ फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, नॉन फंड बेस लिमिट होगा। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वो 100% होना चाहिए। और सेल्फ ऑक्यूपाइड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ऑफर है तो 125%। और वैकेंट लैंड है तो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी शुड बी 150% ऑफ द लोन अमाउंट। ये सारे दिए गए थे, उनमें से कौन कौन सा सही है उसको सेलेक्ट करना था। तो इसमें रिलीजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मिनिमम 100% होगा अगर वो प्रॉपर्टी पे खुद रह रहा है और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर 125% ऑफ लोन अमाउंट। और वैकेंट लैंड है तो वहाँ पर मिनिमम रिलीजेबल वैल्यू 150% ऑफ द लोन अमाउंट। ये सारे ऑप्शन थे, उनमें से सेलेक्ट करना था कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, ए बी सी सही है, ए बी डी सही है। इस तरह का सवाल था। तो ये बिजनेस लोन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया था। तो इतना सारा है कि अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहा है, अगर खुद के पास ऑक्यूपाइड है तो 100%। अगर उसमें इंडस्ट्री प्रॉपर्टी सेल्फ है तो 125%। और वैकेंट लैंड है तो 150%। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, खुद रह रहा है, तो वहाँ 150, क्योंकि थोड़ा रिस्क कम रहता है। इंडस्ट्री है तो 125%, क्योंकि थोड़ा रिस्क रहता है, दुर्घटना घटना हो सकता है। फिर वैकेंट लैंड है तो वहाँ पर 150%। अगला सवाल, ये सवाल है। एज पर द सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी, द सेक्सुअल हरासमेंट कमिटी also known as the internal complaint committee ICC must have at least how many फीमेल मेंबर। कितने फीमेल मेंबर होने चाहिए? कुछ आइडिया है सदन जी कि एक सेक्सुअल हरासमेंट के केस में जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी आईसीसी होता है उसमें कितनी महिला सदस्य होने चाहिए? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे करके ऑप्शन दिए गए थे। तो जहाँ भी आप तस्वीर से देख सकते हैं, अगर 4 मेंबर हैं तो 2 महिलाएं हैं, तो इसका मतलब है हाफ ऑफ द मेंबर। हाफ ऑफ द मेंबर जो होंगे वो महिलाएं होंगी। सदन जी समझ में आ ये गया? सारे ये आरआरबी में भी लागू है सर, ऐसा ही है या सब सब डिफरेंट सब। होता ये पॉलिसी गवर्नमेंट बनाई है, सब में होता है ये। ठीक है, सारे बैंकों में है? ये क्लियर हो गया सर, क्लियर क्लियर। सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी है। तो यहाँ पर जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसमें एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर जो होंगे फीमेल होंगे। और जो इनके हेड होंगे वो तो फीमेल होंगे ही, है ना, हेड होंगे। चलिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। एन अकाउंट इज कंसिडर्ड इन ऑपरेटिव इफ देर आर नो ब्लैंक ट्रांजेक्शन फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 years। मतलब एक अकाउंट इन ऑपरेटिव अकाउंट कहलाएगा अगर उसमें कोई भी खालिस्तान ट्रांजेक्शन, मतलब लेन देन कितने 2 साल तक के लिए ना हो। तो ये थोड़ा सभी तो जानते डॉर्मेट, हैं। ये तो हाँ जी। डॉर्मेट होगा, ये तो डॉर्मेट होगा सर। नहीं, ऐसा नहीं, देखिए है तो जी। गवर्नमेंट और इनऑपरेटिव एक ही जगह एक ही होता है। 2 साल तक लेन देन नहीं हुआ तो, लेकिन किस तरह का लेन देन पूछा है। तो वहां पर ऑप्शन दिया था इंटरेस्ट है बैंक की तरफ से, ऐसा ऐसा करके लिखा था। तो उसमें होता है उसका आंसर कस्टमर इनिशिएटेड ट्रांजेक्शन अगर नहीं हुआ हाँ है तो जी जी। इनऑपरेटिव होगा, है ना। कस्टमर इंटरेस्ट को सर वो ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता है, जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है वो ट्रांजेक्शन नहीं है। नहीं माना जाता। ठीक है। जी। तो ये इसमें क्लियर। कस्टमर इंड्यूस या कस्टमर इनिशिएटेड, अश्विनी जी हाँ अच्छा पढ़ रहे हैं, अश्विनी जी बढ़िया जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कुछ लिखा है चैट पर, पढ़ते हैं जरा उन्होंने क्या लिखा है।
कस्टमर इंड्यूस, हाँ ठीक है, कस्टमर इनिशिएटेड ट्रांजेक्शन अगर 2 साल तक नहीं है तो वो इनऑपरेटिव होगा। अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पस फॉर उद्गम पोर्टल? उद्गम पोर्टल किस लिए खोला गया? ये सवाल पूछा गया, किस लिए खोला गया उद्गम पोर्टल? उद्गम पोर्टल खोला गया ताकि लोगों को ये खोजने में सुविधा हो कि उनके जो अमाउंट है डेफ फंड में चला गया, अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चला गया, तो उनको जानकारी मिल जाए सेंट्रलाइज मैनर में, ताकि वो क्लेम कर पाएं, इसलिए उद्गम पोर्टल खोला गया। ऐसे करके सीधा जो है क्वेश्चन दिया गया था। तो मोर देन वन अकाउंट इन सिंगल प्लेस। हाँ, उद्गम का फुल फॉर्म होता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन, which is an online portal developed by RBI. It facilitates the registered user to search unclaimed deposit debt account across multiple banks at one place in centralized manner. ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये जो है सरल सा सवाल था। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, इंस्पेक्शन ऑफ बोरोवर अकाउंट एज पर द क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉलिसी विच इज नॉट करेक्ट। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए थे और उनमें से ये कहा गया था कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ये ढूंढना है। तो इंस्पेक्शन, बोरोवर अकाउंट के इंस्पेक्शन कैसे कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में सवाल पूछा गया। तो यहाँ पर ब्रांच जो है वो, द ब्रांच मैनेजर इन इंचार्ज ब्रांच शुड इंश्योर दैट ऑल रनिंग अकाउंट अंडर हिज कंट्रोल आर इंस्पेक्टेड पीरियडिकली एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ्स। कम से कम 3 महीने में एक बार वो इंस्पेक्शन हो जाने चाहिए। और बट नो अकाउंट सेल रिमेन अनइंस्पेक्टेड फॉर 6 मंथ वंस इन ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म लोन। टर्म लोन के केस में साल में एक बार, और बाकी सीसीओडी के केस में, सीसी के केस में एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ्स होने चाहिए। और सेकंड, ये सही है, सेकंड ऑप्शन, इन व्यू ऑफ स्ट्रिक्ट बेसल नॉर्म्स, स्ट्रिंग बेसल 3 नॉर्म्स, द इंस्पेक्शन ऑफ एसेट चार्ज टू द बैंक इंक्लूडिंग कोलेटरल सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड टू बी डन एटलीस्ट वंस इन ईयर। साल में कम से कम एक बार जो है कोलेटरल सिक्योरिटी जो है उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। रीजनल ऑफिस जो है एक डायरी मेंटेन करेगा, जो एक्सपोजर 1 करोड़ से ऊपर के हैं उनको इंश्योर करेगा कि उनका टाइमली इंस्पेक्शन हो रहा है कि नहीं। रीजनल ऑफिसेज हैव टू मेंटेन ए डायरी ऑफ इंस्पेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स विद एक्सपोजर ऑफ 1 करोड़ एंड एबव to ensure periodical timely inspection of unit and secured asset primary and collateral in those account। और चौथा है, इन केस ऑफ account with exposure less than 1 crore, RO has to obtain confirmation from the branches quarterly basis that inspection has been conducted in all eligible account। तो इसमें एक ऑप्शन और था जिनमें लिखा था कि जो कोलेटरल सिक्योरिटी है उनका 2 साल में विजिट करना है, इंस्पेक्शन करना है, वो गलत था। तो उसको टिक लगाना है, मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी 2 साल में, एटलीस्ट 2 साल में विजिट करना था, इंस्पेक्शन करना था, वो गलत था। तो इतने सारे में से आपको गलत कौन सा है वो चुनना था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इफ रिसीवेबल इज 80 lakhs एंड नेट सेल इज 480 lakhs देन कैलकुलेट द डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड होता है कि जो भी उन्होंने डेट दिया उसका कलेक्शन पीरियड क्या है, वो कितने दिन में वापस आता है। तो रिसीवेबल मतलब आने वाला जो पैसा है, मतलब 80 लाख है, सेल 480 लाख है, तो डेट कलेक्शन पीरियड, तो डेट कलेक्शन पीरियड का फार्मूला होता है रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 12। तो 80 lakhs डिवाइडेड बाई 480 इंटू 12, तो 2 महीने इसका डेट कलेक्शन पीरियड है। मतलब जो भी जो उधारी दिया हुआ है वो 2 महीने के अंदर वापस आ जाता है। ये फार्मूला मतलब बैलेंस शीट या सीएमए डाटा, या उसके जो सीएमए डाटा दिया हो उससे तो 10 क्वेश्चन आए थे बैलेंस शीट से, है ना। तो ये एक सवाल आया था जिसमें डेट कलेक्शन पीरियड जो है कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। एक सवाल आया था ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, क्वेश्चन ऑन ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, उसमें आंकड़े दिए थे कि फिक्स कॉस्ट कितना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, और ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और ये सारे आंकड़े दिए थे और वहाँ पर कैलकुलेटर की सुविधा भी दी गई थी स्क्रीन पर, आप कैलकुलेट करके आसानी से इसको निकाल सकते हैं बशर्ते ये फार्मूला याद हो।
फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट ऊपर दिया हुआ है और नीचे सेलिंग प्राइस पर यूनिट और माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी दिया था, दोनों माइनस करके आप डिवाइड करके कैलकुलेट करके निकाल सकते थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। इफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज ₹180 lakhs, सिक्योरिटी इज 60 lakhs, ECGC coverage is 50%. Then, if the account is doubtful one category, then calculate the and provision on NPA account. अब ये अकाउंट NPA है, इसका प्रोविजन निकालो। अभी सारा प्रोविजन कंप्यूटर निकालता है। आप बताइए कितने सालों से जब CBS हो गया होगा कैलकुलेशन खुद से ये कर रहा है, यहाँ कैलकुलेट करने गया बहुत कठिन होगा। और वहाँ पर देखिए कंडीशन क्या क्या है, सिक्योरिटी भी है, कोलेटरल सिक्योरिटी भी है 60 lakhs का, ECGC कवरेज भी है, फिर डाउटफुल वन कैटेगरी का है, मतलब सिक्योर्ड पार्ट अलग, अनसिक्योर्ड पार्ट अलग, उसका कैलकुलेशन करना है NPA का। तो इसमें क्या होगा देखिए कि 180 lakhs इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, सिक्योरिटी 60 lakhs है, तो अनसिक्योर्ड हो गया 120 का 50% ECGC कवरेज है, तो आपका हो जाएगा 60 lakhs जो है सिक्योर्ड हो जाएगा और 60 lakhs जो है आपका अनसिक्योर्ड हो जाएगा। तो इसके आधार पर आप जो है उसको निकालोगे और फिर उसमें जो है प्रोविजन करोगे। क्योंकि ये जो 60 lakhs है उस पर प्रोविजन नहीं करोगे आप, क्योंकि वो ECGC कवरेज में है। तो जो प्रोविजन करेंगे हम उस पर करेंगे जो 100% अनसिक्योर्ड होगा उसका 100% करेंगे, तो वो हो जाएगा 60, और 60 लाख जो सिक्योर होगा उसका 25% करेंगे, तो 75 lakhs इसका प्रोविजन करेंगे। तो इस तरह का सवाल है और ये न्यूमेरिकल सवाल है, टाइम टेकिंग वाला सवाल है। अगला है व्हाट इज द टेंजिबल नेटवर्थ ऑफ द गिवन डाटा। तो सी में डाटा दिया था बहुत सारे, उसके आधार पर आपको जो है टेंजिबल नेटवर्थ निकालना था। टेंजिबल नेटवर्क का जो फार्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी प्लस माइनस इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये फार्मूला लगा के आप उसको निकालना था कि टेंजिबल नेटवर्थ क्या होगा। नेटवर्किंग कैपिटल भी कैलकुलेशन करने का था, वो जो है डिस्कस करेंगे बाद में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, टू बी एलिजिबिलिटी फॉर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का है, और बहुत सारे क्राइटेरिया दिए गए थे, उनमें से ढूंढना था कि कौन कौन सा क्राइटेरिया सही है और कौन सा जो गलत है उसको हटाना था। तो अब देखिए ये तो बड़ा लंबा मतलब है, तो आप बोलोगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में सरल है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा था कि इतने सारे क्राइटेरिया दिए थे, इनमें से कौन कौन से क्राइटेरिया सही हैं, और आप जब पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा सारे क्राइटेरिया सही हैं। जैसे पहले था बी सेल्फ एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बी एटलीस्ट 18 years on the date of registration, be engaged in one of 18 traditional trades listed in the schemes, or not have taken out loans for self-employment or business development from the central or state government in the last 5 years, not be a government employee or a family member of a government employee। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके फैमिली मेंबर को भी जो है नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन एंड बेनिफिट्स आर लिमिटेड टू वन फैमिली मेंबर। तो इसमें एक था कि ये ये तो सारे एलिजिबिलिटी सारे है सही सर हैं, इसमें। सारे लेकिन सही है। एक में था ना इसमें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसके परिवार को मिलेगा, ऐसा कुछ था, उसको हटाना था। फिर एक तो एज, सॉरी, उसमें कुछ और था। तो ये सारे जो हैं सब सही थे, लेकिन उसमें ऑप्शन में A B C तीन सही हैं, चार सही हैं, ये है। मैं तो एक्चुअल में जो सही है उसको लिखा हूँ यहाँ पर, बाकी वो सवाल क्या आया था वो हमारे मतलब वो आपको समझना होगा। ये तो जो मैं दिया हूँ ये सारे सही है इसमें, ठीक है। सारे सही है सर, हाँ, बिल्कुल। इनमें से जो गलत होगा उसको आपको वहां से हटाना था वहां से, ठीक है। चलिए। तो ये सारे सही हैं, जितने भी जो यहाँ पर लिखा है इसमें से कोई गलत नहीं है, सारे सही हैं। और वहां पर से कुछ गलत होगा उसको हटाना था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर,
Here are some terms and condition of the Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises PMFME schemes। कुछ इस टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस में से कौन सा गलत है उनको निकालना था। तो ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशन, एप्लीकेशन एप्लीकेंट मस्ट बी एटलीस्ट 18 years old, हैव ए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पासिंग द 8th स्टैंडर्ड। और यहाँ पर क्या था, पहले ही भाग में गलती पकड़ के आ गई, वहाँ पर 12th स्टैंडर्ड लिखा था, मिनिमम 12th स्टैंडर्ड, तो उसको अलग करना था। बाकी चीज़ें सही थी, यहाँ मैं यहाँ पर सही आंसर लिखा हूँ 8th स्टैंडर्ड, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था 12th स्टैंडर्ड। ओनली 1 person फ्रॉम ए फैमिली इज एलिजिबल फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये सही। और माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस एम्प्लॉय जो है 10 से कम होने चाहिए, लेस देन 10 एम्प्लॉय। तो ये सारे कंडीशन थे, इनमें एक कंडीशन गलत था, जो 12th स्टैंडर्ड था उसको अलग करना था, क्योंकि वो 8th स्टैंडर्ड है। तो आप सोचो किस लेवल का क्वेश्चन आया है सदन जी। तगड़ा क्वेश्चन आया कि नहीं? चलिए अब आते हैं, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई के 3 डेफिनेशन होते हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। लेकिन इसमें ऐसा सीधा सीधा नहीं आया था, यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें दी गई थी और उनमें से सेलेक्ट करना था कि आप बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है, 1 2 3, 3 4 6, 3 4 5 ऐसा कुछ। तो माइक्रो इन्वेस्टमेंट जो है 43 lakhs, टर्नओवर 2.50 करोड़। स्मॉल इन्वेस्टमेंट 4.23 करोड़, टर्नओवर 26 करोड़। मीडियम इन्वेस्टमेंट 24 करोड़, टर्नओवर 176 करोड़। तो ये 3 सही थे, इसके अलावा और भी बहुत कुछ दिए थे, उनमें से जो है इनको छांटना था, ये सही है, तो वो 1 2 3 ऐसा करके सेलेक्ट करना था। अब आप नॉर्मल फंडा इसका देख लीजिए, माइक्रो का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक होता है और टर्नओवर 5 करोड़, तो माइक्रो कहलाएगा। तो वो दोनों लेवल मैच हो रहा है इसमें, 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ तक का टर्नओवर, तो पहला वाला माइक्रो सही हो गया। दूसरा स्मॉल का इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक, टर्नओवर जो है 50 करोड़, वो पचास नहीं करोड़ 25, 50, 50 हाँ 50। ये टैली हो रहा है। स्मॉल का जो इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ तक होता है और टर्नओवर जो है 50 करोड़ होता है, तो स्मॉल टैली हो गया। मीडियम का जो टर्न इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ होता है, टर्नओवर 250 करोड़ होता है, तो वो टैली हो गया। तो इस आधार पर वो ऐसे ढूंढना था, एकदम वन लाइनर नहीं था ये, इस तरह का था। तो ये 25 सवाल आज ही एग्जामिनेशन हुआ, और भी साथ ही सवाल भेज रहे हैं, स्केल 1 से 2, क्लर्क से ऑफिसर, और 4 to 5। तो हमको ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। परिणाम क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन सीखना जरूरी है। और मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में चूंकि एक चैलेंजिंग और चेंजिंग इंडस्ट्री है, तो हमको जो है मेहनत बहुत करना है। ये तस्वीर पीछे देख रहे हैं ना, कि पहाड़, ये देखिए पहाड़ में गोला चढ़ाना है, हैं? एक पत्थर का गोला चढ़ाना है, इतनी मेहनत चाहिए। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होते हैं। बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, काम भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो कैसे पढ़ पाएंगे, लगातार पढ़ने पर ही ये सारी चीज़ें आपको मिल पाएंगी। तो एक अगर देखेंगे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, तो बहुत हाई लेवल का था, कठिन था। बिना ज़्यादा पढ़े जो है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाना थोड़ा कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि अंदर अंदर इतनी पॉलिसीज के बारे में सवाल पूछा गया है। बचे हुए क्वेश्चन को आने वाले सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज केवल 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक दीजिए, फिर उसके बाद ये सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। एक दो साथी कुछ बोलना चाहेंगे आज के क्वेश्चंस पर, कोई साथी बोलेंगे? हाँ सदन जी, कुछ आपकी राय, कुछ फीडबैक है? जी, फीडबैक सर छोटा सा है कि सवाल तो वही है, बट उनके एकदम डीप में, जैसा कि सर एमएसएमई का भी जो क्वेश्चन देखे, तो डीप में जब तक मतलब पढ़े नहीं रहेंगे तो नहीं वो क्लियर हो पाएगा, है ना। बेस तो है ही, कुछ इंटरनल उनका है, अलग है। बट जो कॉमन जनरल बैंकिंग का जो सवाल आ रहा है, वो जैसी लेवल बढ़ता है तो उनका लिस्ट बढ़ जाता है, क्वेश्चन का एक लेवल बढ़ जाता है सर, ये हाँ लग रहा ये है। बात तो है, और ऐसे क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, तो चूंकि आप लोग साथ में डेली पढ़ते हैं, तो आप लोग को और मदद हो जाएगी, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, तो हम लोग उस क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा जिन साथियों का एग्जामिनेशन आने वाले दिनों में है।
तो इसी तरह आप लोग जुड़े ये रहिए। कुछ ना कुछ मिल जाता है सर, कुछ ना कुछ आपके क्लास में आने पर कुछ ना कुछ मिल जाता। और ऐसे मिलता है कि वो मेरे हिसाब से लगता है कि कभी भूल नहीं पाएंगे। जैसे सर अभी एक कमेटी की बात बताए, वो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, तो मेरे दिमाग में नहीं था, मैं अपना सर्कुलर भी नहीं पढ़ा था। लेकिन आप 50-50 कर दिए, तो ये मुझे नहीं लगता है कि लाइफ में कभी अब ये निकल जाएगा। तो आपके क्लास में तो सर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। न्यू श्योर सर। चलिए बहुत बढ़िया। उसमें क्या है, 50%, वन हाफ ऑफ द मेंबर होने चाहिए फीमेल, हाँ और हाँ प्लस हाँ। के जो चेयरमैन है वो फीमेल होंगे, प्लस एटलीस्ट कम से कम दो फीमेल मेंबर होने ही चाहिए। तो ऐसे अलग अलग और कंडीशन है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो अगला जब मैं सेशंस करूंगा ना, तो इन पॉलिसीज पे भी और डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन पे ही डिस्कस किए हैं, है ना। 2 to 3 का भी मिल जाएगा थोड़ा क्वेश्चन। आज ही एग्जामिनेशन हुआ है प्रशांतो जी, आज ही सवाल आए हैं, तो सवाल को क्रिएट करना, फिर उसका सही आंसर ढूंढना, थोड़ा डिस्कस करना, फिर उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। मतलब ज़्यादातर साथियों का यही तजुर्बा होता है कि एक एक महीना पढ़ते हैं, लेकिन इसमें 3 महीना कम से कम चाहिए। अभी देखो हमारे ये सदन जी काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको डेली नया कुछ सीखने मिलता है। तो ये पढ़ाई जो है अनवरत हमको जो है करते रहना पड़ेगा, और लगातार करते रहना पड़ेगा कंसिस्टेंसी से, तभी जाके 1 साल 2 साल 3 साल में हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो पाते हैं, और चीज़ों को सीख पाते हैं। क्योंकि बैंकिंग जो है, एक कहावत सुनी है ना, वो वाली हरि अनंत हरि कथा अनंता, है ना सदन जी। जी सर, जी सर, हरि अनंत हरि कथा अनंत। हाँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि संता। हम्म। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो आप प्रभु का गुणगान करते चलिए, जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं उसको प्रार्थना करते चलिए, पढ़ते चलिए, और आनंद देते चलिए। परिणाम क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन आपके काम जरूर आएगा वो ज्ञान, इतना मैं जानता हूँ। और जो भी है, जो भी अपने पास घड़ी है, समय है, वो यही है, यही समय है। खुश रहिए, हर हाल में खुश रहिए, हर साल में खुश रहिए, हर ख्याल में खुश रहिए। पास हो गए तो भी खुश रहिए, फेल हो गए तो भी खुश रहिए। दोनों चीज़ें जो है समान है। फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन, अब लर्निंग होता है, लर्निंग में अटेम्प्ट लेते चलिए, कोई बात नहीं, सीखेंगे, एक दिन जरूर सफल होंगे। फिर जब सफल होना शुरू हो जाएगा तो लगातार सफलता मिलेगी। आप सभी के अच्छे कार्य सर निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता सर की कामना करते हैं। कल इंटरव्यू का सेशन रखेंगे, आप लोग तैयारी रखिएगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, हम लोग सीखेंगे। जी सदन जी, बोलिए। जी सर। नहीं, मैं कह रहा था सर कि अभी तो सर मैं वीडियो देख रहा हूँ आपका, सर पहले का भी इंटरव्यू का भी वीडियो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं देख रहा हूँ। सर गाइडलाइन के रूप में लेना चाह रहे थे कि अभी हम लोग को क्या, क्या करना चाहिए सर, क्लास कल तो। सेशन रखेंगे, उसको कल चर्चा कर लेंगे, है ना, ठीक। स्ट्रक्चर वे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके ओके, सर। चलिए, फिर मुलाकात करेंगे गुड कल। नाइट सर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। ओके सर, ओके, गुड नाइट सर।